गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। सर ग्रुप में डाल रखा है। अच्छा हाँ बच्चे, ग्रुप में किसी ने भेजा हुआ तो था। सर ये बिरकेल आइड प्रोसेस क्या होता है? क्या? सर बिरकेल आइड, सर ऐसा कुछ लिखा हुआ था। कौन सा आइड बच्चे, कहाँ है? क्वेश्चन है। हाउ डू आइडेंटिफाई द मॉइस्ट Ag2O वाला एक है। सर मैंने पहले भेज रखे हैं, जून 19 के। 90 जून को। अच्छा हाँ बच्चे, दो क्वेश्चन भेजे हैं। लक्ष्य एक ये वाले ना? यस सर। अच्छा, ये तो आसान से क्वेश्चन है बच्चे, देखें क्या करते हैं। सर एक टोटमरिज्म का फिनोमेना होता है ना, जब हमारे पास अल्कोहल और वो होते हैं, पाई बॉन्ड साथ में होता है। एल्कोहल और पाई बॉन्ड जब साथ साथ आ जाते हैं कॉन्जुगेशन में, तो सर टोटमरिज्म जो होती है ना, वो सर समझ में नहीं आता। अमन बच्चे, वो बर्केल आइड नहीं है, बर्कलैंड आइड मेथड है। तो ऐसा ही लिखा था डीपीपी में। हाँ बर्कलैंड आइड है, बर्कलैंड एंड आइड मेथड। ये HNO3 के प्रिपरेशन का है बच्चे। ये पूछा है कहीं, ये कहीं पूछा है? यस सर, डीपीपी में। अच्छा चलो बता देता हूँ, वैसे आता नहीं है, बता देता हूँ फिर भी। चलो देखते हैं बच्चों क्या कहानी है। आज तो वैसे भी 2 लेक्चर हैं, तो थोड़ा सा टाइम तुम्हें बर्कलैंड, बिल्कुल बच्चे अभिनव, बर्कलैंड आइड है, IYD EYD। बच्चे बर्कलैंड आइड में क्या करते हैं देखो बच्चों। एक बात बताना, HNO3 का प्रिपरेशन पढ़ा था हमने ओस्टवाल्ड मेथड से, ओस्टवाल्ड मेथड से पढ़ा था। उसमें हमने NH3 से, नहीं बच्चे अभी शुरू करूंगा, बस अभी थोड़े से डाउट ले रहा हूं। NH3 से पहले NO बनाया था, NO से NO2 बनाया था, और NO2 से HNO3 बनाया था। यही प्रोसेस किया था ना? यस। अच्छा, ये था ओस्टवाल्ड मेथड। अगर बच्चों मुझे NO बनाना हो और वो मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कराऊं, N2 और O2 के कॉम्बिनेशन से, तब ये वाली प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? बर्कलैंड एंड आइड प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए ना? क्या बच्चे? बच्चों एक चीज सोचो, नेचर में, इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है ना, अगर वो रिएक्ट कर जाएंगे तो NO बना लेंगे, लेकिन रिएक्ट तो नहीं करते नॉर्मल कंडीशंस में। यस सर। कब करते हैं ये, कब रिएक्ट करते हैं? 1000 डिग्री केल्विन। जब बारिश के टाइम पर बिजली कड़कती है ना, थंडर स्टॉर्म होते हैं। यस सर। तो थंडरिंग के टाइम पर ये बहुत हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके NO बनाते हैं, और ये वाली प्रोसेस अब इस पाथ से HNO3 बनता है। ठीक है, ओके सर। सुन्याश बच्चे अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, बस मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम आओ और मैं कहूं कि अब पढ़ेंगे। चलो समझ में आ गया। बर्कलैंड आइड में कोई नई चीज नहीं है, बस यहाँ पर हमने जो मेथड यूज करा था, अमोनिया से NO बनाने की जगह हम क्या कर रहे हैं, N2 और O2 से बना रहे हैं। और ये वाला इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चे, सर इनऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस की अलग कॉपी बना लें या फिर इसमें ज्यादा नहीं होती? नहीं बच्चे, इतनी सारी कॉपी नहीं बना सकते, अननेसेसरी टाइम खराब नहीं करना है। सम मेटल्स डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फॉर्म ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। बिल्कुल सही बात है बच्चे। नीचे वाला मेथड बच्चे, नीचे वाला मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है, और ये वाली प्रोसेस हमारी आसानी से हो जाती है। तो ये वाला प्रोसेस जो है पुराना प्रोसेस है, आज के दिन में ओस्टवाल्ड मेथड ही यूज किया जाता है। बच्चे पैसिव फिल्म का गुंजन बच्चे, पैसिव फिल्म का मतलब है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। एक होती है एक्टिव लेयर। एक्टिव लेयर का मतलब है
कि जिसके ऊपर रिएक्शन हो सकती है। पैसिव लेयर का मतलब है कि वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग लेयर है जिसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। क्लियर है गुंजन? ओके बच्चों। हाँ, अब बच्चों इसमें एक लक्ष्य ने एक क्वेश्चन और भेज रखा है, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ बच्चे, क्या थोड़ा एपेटाइट फैमिली के बारे में बता सकते हो? किसके बच्चे? एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली बिल्कुल बता सकता हूँ बच्चे। एपेटाइट फैमिली का कुछ तो हमारे पास भी है। क्या सर? हमारे दांतों पर एक हार्ड इनेमल होता है ना? यस सर, कैल्शियम वो फॉस्फेट। क्या क्या होता है बच्चे? सर आप बच्चे वो जो हमारी डेंटल इनेमल है, डेंटल इनेमल, ये डेंटल इनेमल जो होता है ये होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट का। ठीक है, अब ये एपेटाइट कौन से होते हैं? हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला है CA3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। तो 3C बच्चों गलत लिख दिया है, इसे करेक्शन कर देता हूं। CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, अब हाइड्रोक्सी OH की जगह अगर मैं F लगा दूं तो ये हो जाएगा 3CA3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2 हो जाएगा। दैट इज क्लोरेपेटाइट। अगर Cl होता तो ये क्लोरेपेटाइट हो जाता। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब हाँ बच्चे, एनसीईआरटी में दे रखा है कि CA9PO4 का होल 6। बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो CA3 9 नहीं हो जाएगा? सर वो उसके सबस्क्रिप्ट में दे रखा है। बच्चे ऐसे ये लिख सकते हैं ना, CA9PO4 होल 6 डॉट CaF2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CA10PO4 होल 6 F2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CA5PO4 3F। तीनों में से कोई भी लिखें, बात एक ही है। ओके सर। कॉम्पैक्ट फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर। अब बच्चों एक चीज बताओ, सॉल्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या नहीं? यस सर, होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? आयन ट्रांसफर ज्यादा टूट जाए पानी, जो आपको इस मीडियम में डिसोसिएट हो जाए। डिसोसिएट हो जाए तो डिसॉल्व भी हो जाएंगे। पॉलीफॉस्फेट आर यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट बिकॉज, क्या क्या पूछ रहा है बच्चे? पॉलीफॉस्फेट क्वेश्चन है क्या? सभी क्वेश्चन डीपीपी में है बच्चे, कुछ ना कुछ फैक्ट रट ले, कुछ फैक्ट रट ले। ओके सर। सर हाँ बच्चे, सर एनसीईआरटी मैंने एक लाइन लिखी है, वो आपसे वेरीफाई करनी थी। तो उसमें लिखी है कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली ऑक्सीडेशन फ्रॉम +1 टू बच्चे तेरी ना वॉइस ना बीच बीच में लैग हो जाती है, या तो डिवाइस में कोई दिक्कत है या तू बहुत दूर से बात करता है। सर अब आवाज आ रही है? अब ठीक है। हाँ जी सर। सर मैं कह रहा हूँ कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स
from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution. बिल्कुल सही बात है सर इसका मतलब क्या है सर, ये चीज समझ सर मतलब कि वो मतलब सारे के सारे डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं, ये चीज वेरीफाई करनी है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सर की एक ऑक्सीडेशन मतलब जो हमारा रिएक्टेंट है उसके प्रोडक्ट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ के और एक ऑक्सीडेशन स्टेट कम आई है। बच्चों ऑक्सीडाइज भी हो जाए, रिड्यूस भी हो जाए। ऑक्सीडाइज। बच्चों एक चीज बताना, कल डाउट सेशन रख सकते हो कोई बीच में, मतलब 1 बजे के करीब, 2 बजे के करीब? यस सर, रख सकते हैं। नो सर। क्यों, क्या हुआ अमन, तुझे क्या दिक्कत है? सर स्कूल जाना। बच्चों किसी दिन तो तुम्हें भी कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। सर 4 बजे रख लो ना सर, 4 बजे क्लास। बेटा 4 बजे रेगुलर क्लासेस होती है मेरी भी, मेरे पास टाइम नहीं होता। सर छुट्टी कर लेंगे। 4 से 7:15 मेरे पास टाइम नहीं होता। बच्चों कल या परसों में ना आप लोगों की क्लास 2 से 4 के बीच में अरेंज करवा दूंगा, डाउट क्लास। ओके सर। सर परसों तो हमारी मैथ्स की होगी, कल ही करवा देना। तो हमारी मैथ्स की होगी, परसों मैथ की होगी, तो बस मैं कोशिश करूंगा कि कल बात कर लेता हूं मैं, अगर पॉसिबल होगा तो कल मैं तुम्हारी ना 2 से 4 के बीच में कोई एक टाइम स्लॉट फिक्स करा दूंगा, मैसेज मिल जाएगा तुम्हें। और अभी इस लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर के ब्रेक में बात कर लूंगा, तो मैं इंटीमेट भी कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो तो बच्चों हम वहां पर बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, अभी अपना पार्ट कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। हम बात कर रहे हैं बच्चों ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 की अगर बात करें तो दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। बच्चों एक चीज और, तुम में से कल मुझसे किसी ने वो पूछा था नाइट ब्राउन रिंग टेस्ट, वो मैं बच्चों अभी पहले वो ब्राउन रिंग टेस्ट बता देता हूं, फिर ऑक्सीजन फैमिली शुरू करूंगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे ध्यान भी है कि मुझे किसी को बताना था, वो मैं भूल गया था। ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट होता है बच्चों फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रेट आयन। किस चीज को फाइंड कर रहे हैं बच्चों? नाइट्रेट आयन हमारे पास है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट कर रहे हैं हम? ब्राउन रिंग टेस्ट। सर प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड नहीं देखना है बच्चे। एनसीईआरटी में कुछ बेसिक रिएक्शन दिया, वो आप एनसीईआरटी से कर लो, जैसे फॉस्फोरस की हम हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और ये वाली रिएक्शन हम इनडायरेक्टली एक जगह और भी पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर हम हेलो एल्केन्स बनाते हैं अल्कोहल से, तो PCl3 PCl5 की रिएक्शन कराते हैं। यस सर। हाँ, तो बच्चों अगर मैं ब्रोमो कंपाउंड बनाना चाहूं तो मुझे PBr3 लेना पड़ेगा। यस तो सर। लेकिन PBr3 तो स्टेबल होता नहीं है, फिर क्या करते हैं हम उसकी जगह? रेड फॉस्फोरस और Br2 के साथ उसको रखते हैं ताकि इन सिटू रिएक्शन हो सके। बस देखो बनाने का तरीका पता चल गया ना। तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो वाले पार्ट जो ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में, आप इजीली गो थ्रू हो जाओगे, उनको स्किप कर दिया था मैंने, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको एनसीईआरटी तो जरूर पढ़नी है। चलो अब क्या कर रहे हैं बच्चों? क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, मींस हम चेक कर रहे हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन है या सॉल्ट है उसमें नाइट्रेट आयन है या नहीं है। अगर बच्चों नाइट्रेट आयन की बात करूं तो नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। तो ये क्या काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यस सर। अच्छा, अगर मैं बच्चों डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन Fe के साथ कराता हूं तब कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। NO गैस मिलती है, यही मिलती सर। है। अच्छा, अब बच्चों
साथ में मुझे क्या मिलेगा, FeNO3 मिलेगा, फेरिक नाइट्रेट मिलेगा, फेरस नाइट्रेट मिलेगा। बच्चों आयरन का ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना। तो हम यहां पर काम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को हम देखो HNO3 में मैं ये कह सकता हूं H प्लस NO3 माइनस रहा होगा, नाइट्रेट आयन था या नहीं था यहां पर? यस सर। और ये नाइट्रेट आयन NO में कन्वर्ट हो रहा है। इसी मैकेनिज्म को हम यूज करने वाले हैं। हमने क्या काम करा, हमारे पास सॉल्ट में NO3 माइनस था, इसमें हमने क्या मिला दिया, FeSO4 मिला दिया एक्वस। ठीक है, अगर मैं इसमें एसिड डाल दूं तो ये NO3 HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। तो मैंने HNO3 ले लिया, बात तो एक ही है। और इसके साथ मैंने लिया है H2SO4। क्या चीज लिया बच्चों मैंने? H2SO4। अब HNO3 खुद रिड्यूस होगा, आयरन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। यस सर। ट्वाइस HNO3, थ्राइस एंड 6। सर यहाँ पे H2SO4 नहीं रिड्यूस हो सकता, वो भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर क्या करेंगे? पता नहीं सर, कंपेयर करना चाहिए वैसे तो। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दोनों में कोई एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा या दोनों ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेंगे? एक शो करेगा। ऑक्सीजन को ये दोनों में से कोई एक ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा। कौन आसानी से रिड्यूस हो सकता है? जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो। जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो। तो HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर रिएक्शन जो होगी, इसको बच्चों मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस रिएक्शन मुझे फिलहाल ध्यान नहीं है। यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, Fe2SO4 होल थ्राइस, फेरिक सल्फेट बन गया। आयरन किस में चला गया? सल्फेट में। प्लस अब जो बचा वो साथ में मुझे क्या मिलेगा, NO, नाइट्रोजन। HNO3 किस में कन्वर्ट हो गया? NO में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने सल्फेट किस में लिया था? जो आयरन ऑक्साइड बना वो आयरन ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फेट में। भाई अगर मैं ये कहता हूं मेरे पास Fe2O3 बना था और ये H2SO4 के साथ रिएक्शन कर ले, तो ये क्या बना लेगा? Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2O बना लेगा या नहीं? तो बच्चों तो HNO3 ने Fe को ऑक्सीडाइज कर दिया है यहां पर Fe3 प्लस में, और Fe3 प्लस क्या कर रहा है? H2SO4 के साथ किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? Fe2SO4 होल थ्राइस में। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब यहां पर ये वाला काम हो गया और साथ में मुझे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिल गई। हमने काम क्या किया था? हमने काम ये किया था, हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें हमने एक्वस NO3 माइनस सॉल्यूशन ले लिया। एक्वस NO3 माइनस सॉल्यूशन ले लिया, मींस नाइट्रेट आयन। अब इसमें हमने क्या चीज ऐड करी? दूसरी चीज इसमें डाल दी FeSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके वॉल के सहारे सहारे अब मैंने तीसरी चीज ऐड की है, दैट इज H2SO4। HNO3 का सॉल्यूशन था, मींस नाइट्रेट आयन का सॉल्यूशन था, उसमें फेरस सल्फेट मिलाया था और साथ में धीरे धीरे स्लोली मैंने क्या ऐड करना शुरू कर दिया? वॉल से H2SO4 ऐड करना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या मिल रहा है? जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, जहां पर
ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, उस जगह पर क्या बनेगा, एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाएगा। ब्राउन रिंग कैसे बना और किसका बना ये देखते हैं। अब मेन चीज तो यही है, यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनी तो हमारे पास सॉल्यूशन में FeSO4 एक्वस था या नहीं था बच्चों? सॉल्यूशन में FeSO4 लिया था ना हमने? यस सर, लिया था। तो पूरा FeSO4 कंज्यूम नहीं हुआ, इसका मतलब सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट रहा होगा अभी भी। यस। अब ये फेरस सल्फेट अगर डिसॉल्व हो रहा है तो फेरस आयन और सल्फेट आयन देगा। बच्चों अगर ये डिसॉल्व हो रहा है तो सॉल्यूशन में मुझे Fe2+ एक्वस आयन मिलेंगे या नहीं? यस सर। और ये Fe2+ एक्वस आयन किस फॉर्म में रहेंगे देखना, FeH2O6 2+। इसका मतलब क्या है बच्चों? हाइड्रेटेड फेरस आयन है ना, सॉल्वेटेड। यस सर। अब ये सॉल्वेटेड फेरस आयन जो है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकली, इसके साथ कंबाइन करके क्या बना ले रहे हैं, FeH2O5 NO 2+। क्या बना ले रहे हैं बच्चों? नाइट्रोसो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और ये नाइट्रोसो कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? यहां पर सल्फेट आयन भी तो थे ना, तो ये SO4 2- आयन इसे इलेक्ट्रिकल, तो ये बन गया नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। समझ में आ गई बच्चों बात या नहीं? नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बन गया यहां पर। और ये वाला जो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट है, इसी का कलर कैसा होता है? ब्राउन। क्लियर बच्चों? नहीं क्लियर है सर। अच्छा, अब इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? यहां पर नाइट्रोसो फेरस सल्फेट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो क्या है बच्चों? बच्चों नाइट्रोसो फेरस सल्फेट में आयरन, यहां बताओ, यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस जगह पे? +2। तो यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी? +2। तो यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही है? +2। नहीं, यहां पर आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और NO+1 के फॉर्म में होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 देखने को मिलती है। बच्चों कोई कंपाउंड ऐसा पता है जिस जहां पर आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता हो इसके अलावा? सर। तो बच्चों ये एग्जाम में रेगुलरली पूछा गया है कि नाइट्रोसो फेरस सल्फेट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ब्राउन रिंग टेस्ट अगर हम करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ब्राउन रिंग टेस्ट किसका बन रहा है, इसमें कौन से लिगेंड है, लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। समझ में आ गया? सर लिगेंड क्या होता है? क्या बच्चे? सर लिगेंड क्या होता है? लिगेंड बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे हम। ठीक है सर। ठीक है, अभी लिगेंड के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि लिगेंड वगैरह सारे हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? सर NO की प्लस कैसे हो गई? NO बच्चे यहां से NO ने एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर दिया और इसे दे दिया, तो NO क्या हो गया? ऑक्सीडाइज आयरन रिड्यूस हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली को बच्चों दूसरा नाम देते हैं चैल्कोजेंस। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस मतलब और फॉर्मिंग कंपाउंड्स, एलिमेंट्स। सर हमने जो ब्राउन रिंग का टेस्ट किया है, हाँ बच्चे,
सर हमने जो ब्राउन रिंग का टेस्ट किया उसमें हमने जो मतलब लास्ट में जो कंपाउंड बनाया था उसके नाम के हिसाब से देखे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होना चाहिए। इसका नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होना चाहिए, बट यहाँ पे ये +1 में रहता है। नाइट्रोसोफेरस सल्फेट है तो +2 होना चाहिए। हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फेरस स्टेट है, अस स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी तो कौन सी होगी? अस स्टेट होगी या एक स्टेट हो जाएगी? सर उसके ऊपर वाला मतलब हाइपो होगा, लेकिन यहाँ पर हम हाइपो नहीं लगा रहे हैं, बस ये बता देना है एक अस स्टेट है। बच्चों ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ क्लासिकल नेम है, मतलब एक ऐसे समझो बच्चे। कहाँ कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ये बताओ? सर अभिनव। अभिनव कहाँ से बिलोंग करते हो बच्चे? सर नोएडा से। बच्चों अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो उसे राजस्थानी कहा जा सकता है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन? हाँ सर कहा जा सकता है। तो जो गुजरात से गुजराती, तो जो कंपाउंड्स के नाम आए अलग अलग तरीके से नाम आए थे। कुछ नाम आए थे जहां से कंपाउंड ओरिजिनेट हो रहे थे, जहां से मिल रहे थे, जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका आंट के बाइट में मिल रहा था तो इससे फॉर्मिक एसिड बोल दिया। वैसे ही जो उसके बाद कुछ कॉमन नेम आए, देन आईयूपैक नेम आए। तो ये बच्चों जो नाम है ये हमारा कॉमन नेम है, आईयूपैक नेम नहीं है। ओके सर। ठीक है। और सर इसमें हमें सर पहले से ही पता है कि इसमें NO3- का एक्वस फेज में NO3- है, बट फिर भी हम जो क्वालिटेटिव टेस्ट कर रहे हैं ब्राउन रिंग का, हाँ। ये हम NO3- को पहचानने के लिए कर रहे हैं। नहीं, मुझे मेरे पास अगर मैं सपोज तुम्हें नमक दे दूं तो नमक हाँ, में सर। होगा या नहीं? क्या? नमक दूं जो आप खाने में डालते हो नमक, उसमें नाइट्रेट आयन होगा या नहीं? सर नहीं होगा। नहीं होगा। अब मैं कहता हूं कि उसमें नाइट्रेट आयन नहीं है, इस बात को कैसे प्रूव करोगे? ओके सर, मतलब हम इस तरीके से उसको प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं चेक करके देखूं तो ब्राउन रिंग टेस्ट मिलेगा नमक के साथ? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब वहां पर नाइट्रेट आयन नहीं है। हाँ सर। और अगर मैंने आपको एक सॉल्ट दिया या सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया, उसमें कहूं आप जरा चेक करके देखना ब्राउन रिंग टेस्ट, और ये ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? सर समझ गया, मतलब हमें जो भी सॉल्ट एनालिसिस के लिए देंगे उसको एक्वस फेज में डाल करके फिर हम ये प्रोसेस करेंगे, टेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। सर यहाँ पे H2SO4 का क्या यूज हुआ? H2SO4 ने बच्चों काम क्या किया है, जो आयरन का ऑक्साइड या आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ था उसका सल्फेट बना लिया। उसकी जरूरत क्या थी सर? क्या? अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में ही रहता, फेरस ऑक्साइड। अच्छा, तो वो HNO3 नाइट्रेट आयन के साथ चला जाता ना सर? तो चला जाता। क्या? हमें तो NO चाहिए ना सर उसकी फॉर्मेशन के लिए। NO तो हमारा प्रोड्यूस हो गया। बिल्कुल हो गया। तो उसका तो कोई रोल रहा ही नहीं ना। अगर नहीं, बिल्कुल रहा बच्चे। एक रोल और भी रहा इसका, H2SO4 का। मेरे पास सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन थे ना। यस सर। सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट हो सकता है, कोई सॉल्ट ही दिया गया होगा। यस सर। या मुझे HNO3 दिया गया था? नहीं, कोई सॉल्ट दिया गया था। तो सॉल्ट में ये रिएक्शन कौन कर रहा है? HNO3। भाई NO तो ये HNO3 बनाने वाला है ना, NO3 आयन तो नहीं बनाएगा। यस सर। तो मुझे HNO3 कौन बनाकर देगा इन नाइट्रेट आयन से? H2SO4। H2SO4। ठीक है सर। ठीक है बच्चे। Chalcogens are ore forming elements। बच्चों 10th क्लास में मेटलर्जी पढ़ी होगी, वहां पर आपने देखा था कि हमारे पास ऑक्साइड और सल्फाइड ओर होते हैं मैक्सिमम। सर हाँ बच्चे, रिमूव हो गया था सर। ये लास्ट प्लेसशिप पे आपने भी डाउट सॉल्व किया, वो समझ नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आया बच्चे? सर कि हमने Fe2O3 + 3H2SO4 की जरूरत क्या पड़ी हमें रिएक्ट कराने में? बच्चे H2 जरा बताता हूं। मेरे पास नाइट्रेट आयन थे ना। yes, ये नाइट्रेट आयन Fe2+ को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसको कौन ऑक्सीडाइज करेगा? HNO3 ऑक्सीडाइज करेगा बच्चे। हाँ। और नाइट्रेट आयन को मैं HNO3 में कन्वर्ट कैसे करूं? H2SO4। अच्छा,
बट सर रिएक्शन में तो आपने पहले से HNO3 लिया है H2SO4 के साथ। जैसे ही H2SO4 डालेंगे तो वो नाइट्रेट HNO3 में कन्वर्ट हो जाएंगे या नहीं इंस्टेंटली? यस सर, बट आपने स्टार्टिंग में HNO3 नहीं लिया था रिएक्शंस में? बच्चे मैंने ये यहाँ पर HNO3 क्यों लिया है? जैसे देखो मैंने पहले क्या लिया था, NO3 लिया था और FeSO4 लिया था, मिलाया था ना, लेकिन रिएक्शन नहीं हुई थी। रिएक्शन कब हुई है? जब मैंने H2SO4 डाला है, तभी तो रिएक्शन हुई है। बच्चों बात समझ में आई है नहीं? सर तो हम अगर लेकिन स्टार्टिंग में क्या बच्चों? सर हम अगर स्टार्टिंग में HNO3 ले लेते हैं तो हमें H2SO4 की जरूरत ही नहीं है सर। अरे यार एक बात बता, अगर मैं HNO3 ले लूंगा तो उससे नाइट्रेट आयन मिल जाएंगे, तो नाइट्रेट का टेस्ट कैसे करेंगे हम? नाइट्रेट आयन अगर HNO3 से ही लेने लगे तो हमें नाइट्रेट तो बाहर से मिल गए, तो सॉल्यूशन में पता क्या चलेगा नाइट्रेट है या नहीं है? भाई पुलिस अगर किसी के घर में रेड मारने गई और अपनी जेब में कोई ड्रग्स ले गई रखकर, और बाद में वो पैकेट दिखा दिया देखो ड्रग्स है, तो ये कैसे पता चलेगा ये वो ड्रग्स उसके घर में थी या बाहर से लाई गई थी? ठीक है सर। तो ये NO3 ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, यही तो चेक करना है। इसलिए हम HNO3 नहीं ले रहे हैं, हमने नाइट्रेट आयन लिए। नाइट्रेट आयन H2SO4 के साथ किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? HNO3 में, जो कि फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और फाइनली जो फेरस आयन है वो NO के साथ नाइट्रोसोफेरस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। चलो हाँ, चैल्कोजेंस आर ओर फॉर्मिंग कंपाउंड एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं जो ओर फॉर्म करते हैं? कौन कौन से हैं इस फैमिली के एलिमेंट? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम एंड लिवर्मोनियम। लिवर्मोनियम इज man-made and radioactive। इसका एटॉमिक बच्चों ग्रुप 16 है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 116। और बच्चों इसका आईयूपैक नेम लिख सकते हो आप लोग? यस। तो इसका अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए लिवर्मोनियम का आईयूपैक नेम क्या होगा, हम बता सकते हैं, बस हमें क्या याद रखना है? इसका एटॉमिक नंबर या सिर्फ इसकी फैमिली याद रखनी है, किस फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी देखो। ऑक्सीजन और सल्फर मेनली ओर फॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको चैल्कोजेंस नाम दिया गया, ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स है। अब फिर से हमें वही काम करना है, एटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड। तो सबसे पहले हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टी में देखो नॉर्मल चीजों के मैं बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा NS2NP4 वेयर N इज ग्रेटर देन 1। वैलेंस शेल का कन्फिग्रेशन NS2NP4 होगा, तो 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4 ये देखने को हमें मिलता है। देन कोवेलेंट रेडियस की बात करें। अब बच्चों देखना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। एक पोलोनियम है जो कैसा है, मेटेलिक नेचर का होता है। तो मेनली ये कैसे है, नॉन मेटल और मेटेलॉइड है। तो अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो सभी में कोवेलेंट रेडियस चेक कर सकते हैं, और कोवेलेंट रेडियस एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ बढ़ती जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बढ़ने के साथ बढ़ती जाएगी। ठीक, नेक्स्ट आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस कौन सी कह रहे हैं हम? 2- मींस हम इनके सभी के एनाइन बना रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने प्रीवियस नाइट्रोजन फैमिली में +-3 और +2 देखे थे, तो वहां पर वेरिएशन अलग था, यहां पर अलग है। यहां पर केवल हम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं या एनाइनिक रेडियस देख रहे हैं। एनाइनिक रेडियस रेगुलरली इंक्रीज करती जाएगी, कोई वेरिएशन नहीं है। नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी।
आयनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलर क्या होगी, डिक्रीज होगी ना साइज बढ़ने पर। तो देखना फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी रेगुलरली डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, कोई वेरिएशन अभी तक नहीं है। ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, 2.58, 2.55, 2.01 डिक्रीज कर रही है। डेंसिटी 1.32, 2.6, 06, 4.19, 6.25 नॉर्मल है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट 55 केल्विन, 393, 490, 750। मेल्टिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी रेगुलर इंक्रीज दिखाई देगा। क्या क्या है, 90, 718, 958, 1260। तो यहां पर कोई वेरिएशन है या नहीं? नो सर। तो बच्चों इसमें याद करना हमें बहुत आसान है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर है सर? ऑक्सीजन और सल्फर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में इतना बड़ा जंप किस लिए है? बच्चे ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में रहता है, जबकि सल्फर एसिड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके सर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगा। हाँ बच्चे, इसका क्राउन स्ट्रक्चर होता है या चेयर फॉर्म होती है। S6 या S8 में होता है। S6 में चेयर फॉर्म होती है, S8 में क्राउन फॉर्म होती है। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें देखो ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है, सेलिनियम और टेल्यूरियम दोनों क्या है, मेटलॉइड। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म। ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन और ओजोन। बच्चों ओजोन जो है स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है सर। अगर अनस्टेबल है तो नेचर में ओजोन लेयर क्यों है हमारे एटमॉस्फेयर में बाहर? और अगर वो स्टेबल है तो यहां पर जो कहानी लिखी गई है वो गलत है। तो वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से स्टेबल हो जाती है। सर सराउंडिंग कंडीशन मैटर हमारे करती है। एटमॉस्फेयर से तो बाहर है ना? क्या एटमॉस्फेयर से बाहर है? ठीक है, सर तो सराउंडिंग कंडीशन मैटर करती है। सराउंडिंग कंडीशन मैटर करती है? नहीं बच्चे, और कुछ सोचो। सर जो ओजोन है सर, वो जब लाइट के कांटेक्ट में आती है तो फिर वो O और O2 के मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट कर जाता है। हाँ तो अनस्टेबल है, टूट तो इसीलिए रही है। लेकिन तो फिर फॉर्म क्यों हो रही है? और वो फिर क्या फिर वो ना फिर O और O मतलब सर ऐसा ही कुछ होता है, फिर वो वापस रिएक्ट कर जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हाँ बच्चे, जो स्ट्रेटोस्फीयर है जहां पर ओजोन होती है वो एक बहुत थिक लेयर है, बहुत चौड़ी लेयर है, और इसमें ओजोन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। क्योंकि थिक लेयर है इसलिए यहां से जब लाइट आएगी नीचे को तो उसे कोई ना कोई ओजोन का मॉलिक्यूल जरूर मिल जाएगा जो इसमें से यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है बच्चों? बात समझ? अच्छा, अब मैं अगर इन दोनों में कंपेयर करूं तो ये थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है, थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल है। कौन? ऑक्सीजन। अब बच्चों जरा मैं बात करूं तो मैं ले रहा हूं 3 सर आपने वो जो आंसर तो दिया ही नहीं कि मोटी है तो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अभी बच्चे वहीं पर आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं, सब्र कर। ट्वाइस O3 3O2 में कन्वर्ट हो रहा है। एक रिएक्शन ये होगी ना, ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। अब बच्चों इनमें ओजोन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल है तो ये लेस स्टेबल होगा। तो प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। वेरी गुड। तो इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ना? यस। अच्छा, डेल्टा S क्या होगा? ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव होगा।
तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा इस प्रोसेस के लिए क्या रहनी है, किसी भी टेम्परेचर पर डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा ना। ठीक, तो यहां पर O3 आसानी से डिकम्पोज हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन में। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होने की वजह से टूट जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिनके ऊपर कौन सी लाइट पड़ी, यूवी लाइट, और ये इसको किसमें तोड़ देगी, दो ऑक्सीजन रेडिकल्स में। क्या हो रहा है, यूवी लाइट किसको तोड़ रही है, ओजोन को या ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को तोड़कर क्या बना रही है, ऑक्सीजन रेडिकल। और ऑक्सीजन रेडिकल क्या है बच्चों, स्टेबल है या रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, पर ये हाईली रिएक्टिव है। तो ऑक्सीजन रेडिकल को अगर पास में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाए तो ये O3 में कन्वर्ट हो जाएंगे या नहीं। देखो इस स्टेप में यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया, ऑक्सीजन के डिकम्पोजिशन में यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा ना। यस सर। अब जो ये ओजोन है फिर से टूटेगा ऑक्सीजन में, तो इस प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों बच्चों, थर्मोडायनेमिकली डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, आसानी से टूट जाएगा। तो ओजोन टूट रहा है ऑक्सीजन में, उसमें हीट एनर्जी निकल रही है या लो एनर्जी रेडिएशंस निकल रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ओजोन वहां पर फॉर्म हो रहा है जो कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, अपने आप वो टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बच्चों। यस सर। और ये जो ऑक्सीजन बनी ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके फिर से क्या प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है, ओजोन का। हाँ बच्चे, यानी कि सर ओजोन नहीं बनाता, यानी कि ओजोन यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ऑक्सीजन करता है। ऑब्वियसली तुम्हारे सामने है, देखो यूवी रेडिएशन हाई एनर्जी रेडिएशन है ना। यस सर। तो ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए क्या इसकी जरूरत पड़ेगी यूवी की, नहीं पड़ेगी। नहीं, किससे अब तक हमें ऐसा लगता था कि ओजोन यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ओजोन करता है। ओजोन बच्चे, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, ओजोन नहीं एब्जॉर्ब कर रही है उसको। हाँ सर। ठीक है सर, जब सब मतलब ओजोन बनती है टूटती है, बनती है टूटती है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ चलती रहती है। तो हमारे कुछ करने से उसको फर्क क्या पड़ता है, जैसे कि लेयर जा रही है वैसा, तो क्या चीज हो रहा है, क्या चीज बच्चे, ओजोन की लेयर जा रही है वैसा सुनने डिप्लीशन क्यों हो रहा है। अच्छा, अगर बच्चे ये ऑक्सीजन रेडिकल जो है किसी और के साथ मिल जाए, किसी और रेडिकल के साथ मिल जाए, हाँ फिर नहीं बनाएगा, तो ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। यस सर। और ओजोन नहीं बनेगा तो ओजोन से फिर से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। यस सर। तो वो यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हैम्पर कर जाएगा। डिप्लीशन एक ही एरिया में, एक ही रीजन में क्यों हो रहा है, जैसे अंटार्कटिका में हो रहा है, तो डिप्लीशन अंटार्कटिका में क्यों हो रहा है। अच्छा, अंटार्कटिका में क्यों हो रहा है। हाँ। बच्चों जैसे कुछ बच्चे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है। यस सर। और कुछ लोग अगर गुजरात से महाराष्ट्र से हैं तो वहां पर रिलेटिवली ठंडा मौसम आ गया है। हाँ सर होगा। यस सर। कोई है बच्चों यहाँ पर गुजरात महाराष्ट्र से। यस सर। हाँ, पुणे में, गुजरात में, मतलब महाराष्ट्र गुजरात में रिलेटिवली ठंडा मौसम है। बच्चों अर्थ का एटमॉस्फेयर तो एक ही है ना, कॉमन एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ वहां से ठंडी हवा इधर आ जानी चाहिए। हाँ सर। वहां से आ रही है या नहीं, नहीं आ रही। तो बच्चों बहुत बड़ा रीजन होता है
तो वहां पर ना अलग अलग जोन बन जाते हैं, उन जोन में किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कंपोजिशन वेरी कर जाता है, तो वहां पर अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर ऐसा नहीं है घूम रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर स्टैटिक है एक तरह से अर्थ के साथ, तो इसीलिए वो जो क्लाउड है स्ट्रेटोस्फीयर का क्लाउड जब पोल के साथ घूम रहा है, पोल पर ही इकट्ठा हो गया है। ठीक है, और एक चीज समझो बच्चों, अगर मैं अर्थ को रोटेट करता हूं अपनी एक्सिस पर, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स में एक्सेलरेशन कहाँ होगा, इक्वेटर के पास में या पोल्स के पास में? इक्वेटर। तो जो चीज पोल के पास इकट्ठी है वो वहीं पर इकट्ठी रहेगी ना, इसलिए वहां पर कंसंट्रेशन है। ठीक है सर। ठीक है, चलो। हाँ बच्चे, सर जब O3 से O2 बनता है तो ऑक्सीजन रेडिकल नहीं बनता? O3 से O2 बन रहा है, अब बच्चे वो तो कैसे भी बन जाए, वो O रेडिकल बनेंगे, बच्चे देखो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, तो क्या ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किसी स्पेसिफाइड पाथ को फॉलो करेगी? नहीं। लेकिन आपको ऐसे पता कि O3 ज्यादा मतलब कम स्टेबल है एंड O2 ज्यादा स्टेबल है? यार तुम्हारे सामने एक चीज ये दिख रही है ना, डेल्टा H इस प्रोसेस के लिए नेगेटिव है। तो मतलब थ्योरेटिकली एक चीज बता, ऑक्सीजन को तोड़कर ओजोन मॉलिक्यूल बनाना आसान है, ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन बनाना आसान है? ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन क्यों? देखना, O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1.5 का होगा या नहीं? और ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर कितने का है? 2 का है। किसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ओजोन में या ऑक्सीजन में? तो ओजोन से ऑक्सीजन बनाना आसान है या ऑक्सीजन से ओजोन बनाना आसान है? ओजोन से ऑक्सीजन बनाना आसान है, तो ये यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ना जब ओजोन से ऑक्सीजन बनेगी तो? यस सर। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा या नहीं? डेल्टा H पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट साइड में ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आएगी हमेशा या नहीं? और अगर ये डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल हो जाएगा या नहीं? तो हम थर्मोडायनेमिक्स में घूम रहे हैं फिलहाल। चलो सर, ये रेडिकल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना जो फ्री रेडिकल बने हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन को तोड़ता हूं तो वो पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरा सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। यस सर। तो वो पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक रेडिकल बनेगा, वो दूसरा भी सिग्मा बॉन्ड भी टूट जाएगा तो 2 रेडिकल बन जाएंगे। तो ऑक्सीजन एक्चुअली यहाँ पर रेडिकल नहीं बन रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन बन रही है, नेसेंट ऑक्सीजन बन रही है। अच्छा सर, ठीक है। हाँ सर, और नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है हाईली रिएक्टिव होती है ना? यस सर। तो वो O2 के साथ रिएक्ट करके O3 में कन्वर्ट हो जाती है। ये O लिख लेना। हाँ सर, वैसे इसमें नेसेंट ऑक्सीजन में और जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन होती है उसमें डिफरेंस क्या होगा? क्या बच्चे? फ्री रेडिकल ऑक्सीजन तो बनती है और एटॉमिक, बच्चों एटॉमिक कोई भी अगर गैस एटॉमिक फॉर्म में है या नेसेंट फॉर्म में, दोनों में एक अंतर है कि नेसेंट फॉर्म में वो हाईली रिएक्टिव होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। सर बट वही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है और वही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, तो अच्छा फर्क क्या पड़ रहा है? एक बात बताओ, तुम्हें अगर 3 दिन से खाना नहीं मिला है तो हाँ तुम्हें सर। अगर कहीं खाना दिखेगा तो उस पर अटैक करोगे या नहीं? हाँ सर, करूंगा। करोगे। अच्छा, तो तुम्हारे पास खाना छीनने की कुछ एनर्जी होगी? हाँ सर। अच्छा, अब 2 कंडीशन है, एक तो ये है कि तुम्हारे आसपास में खाना नहीं है, और एक ये है कि तुम्हारे पास में कहीं खाना रखा हुआ है, तो दोनों जगह तुम्हारा बिहेवियर एक जैसा रहेगा? नहीं जब सर। तुम्हारे सामने खाना आएगा तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाओगे ना? हाँ सर। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी
हाई होगी। होनी चाहिए। एटॉमिक फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी कम है, नेसेंट जब गैस है तब उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होती है और तेजी से रिएक्ट करती है। सर बट ये तो हमने लेमन लैंग्वेज में समझ लिया, पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स तो उतने भी उसके पास हैं, और हाँ, जब रेडिकल है जब भी उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, तो फर्क क्या पड़ रहा है? सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, 6 सेम। अच्छा बच्चे, तुम्हारे हाल भी तो वही था ना कि तुम्हारे पास भूख तो पहले भी उतनी थी, बाद में भी उतनी है, फर्क क्या पड़ा? लेमन लैंग्वेज समझ गए हम, पर कैसे कैसे इसीलिए तो बच्चे मैं रियल लाइफ से समझा रहा हूँ कि तुझे आसानी से समझ में आ जाए। एक सीधी सी बात समझो, जब मॉलिक्यूल के पास कहीं से इलेक्ट्रॉन और चार्ज डेंसिटी दिखाई देगी तो वो उस पर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या नहीं? सही, दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्या बोला? अगर जो एटॉमिक फॉर्म में है, नेसेंट एलिमेंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, डेफिशिएंसी है। यस सर। अगर उसके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल या आयन या एटम आ जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल हो, तो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं? हाँ सर होगा। तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कैसा था? एटॉमिक फॉर्म में था, इसी के आसपास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, क्या होगा? ये हाई एनर्जी का हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा लेगा। दूसरी बात एक चीज और समझो, जब यूवी लाइट से इसे तोड़ा है तो क्या सारी की सारी यूवी लाइट केवल इस बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो गई, या उसका कुछ पार्ट इन पार्टिकल्स को एनर्जी बढ़ाने में भी यूज हुआ होगा? हाँ सर हुआ होगा। तो वो दोनों फैक्टर इसकी एनर्जी को क्या कर रहे हैं? ये दोनों फैक्टर इसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं या नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को? हाँ सर बढ़ा। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये एटॉमिक हो गया या नेसेंट हो गया? नेसेंट। समझ में आ गया अब? यस सर। तो खाने की थाली दिखे, अटैक करो। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सल्फर की बात करें। बच्चों तुम्हारे साथ और मेरे साथ में एक बड़ा वो फाइट चल रही है। फाइट क्या चल रही है बता देता हूँ। मुझे 31 तक तुम्हारा सिलेबस कवर करना है, ये पी ब्लॉक का और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। और तुम्हारे साथ कंडीशन ये है कि जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतना अच्छा मजा आएगा, समझ में आएगा। तो तुम डिस्कशन पर ध्यान देते हो, मैं थोड़ा अपनी क्लास के मोमेंटम को बढ़ाने पर ध्यान देता हूँ। तो थोड़ा सा मिसमैच है ये, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कवर हो। बच्चों सल्फर की बात करें तो सल्फर दो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक रोम्बिक सल्फर और दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर। बच्चों सॉलिड स्टेट पढ़ाया आप लोगों ने? नहीं। सॉलिड स्टेट में 7 क्रिस्टल सिस्टम थे, एक रोम्बोइड्रल था और मोनोक्लिनिक सिस्टम थे ना? यस सर। तो एक रोम्बिक फॉर्म में रहेगा और दूसरा मोनोक्लिनिक फॉर्म में रहेगा। आप समझ में आ गया? यस सर। तो रोम्बिक सल्फर हो गया और मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। रोम्बिक सल्फर क्या है? इट इज येलो इन कलर। बच्चों अगर सल्फर देखोगे तो जैसे वो बच्चों दही में बूंदी डालते हैं, रायते में बूंदी डालते हैं। यस सर। तो वो बूंदी के दाने आप लोगों ने देखे हैं? यस सर। बस वैसे बूंदी के दाने किसके होते हैं? रोम्बिक सल्फर के होते हैं। ठीक है, येलो कलर का होता है, मेल्टिंग पॉइंट 385 केल्विन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस डेंसिटी इसकी 2.06 है। रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल बच्चों ये क्या है? रोलिंग सल्फर से बनाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड में। इट इज insoluble in water but dissolve to some extent in benzene, alcohol and ether। और soluble किस में है ये? कार्बन डाइसल्फाइड में, रोम्बिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर की बात करें तो बच्चों इसका मेल्टिंग पॉइंट रोम्बिक सल्फर से थोड़ा ज्यादा है, 393, स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये भी soluble है कार्बन डाइसल्फाइड में। ठीक है बच्चों, ये क्रस्ट फॉर्म कर रहे हैं। क्रस्ट का मतलब है ऊपर। बच्चों दूध को अगर हम उबाल दें तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है ना, तो वो मलाई जो है वो उसकी क्रस्ट है। तो हमने काम क्या करा? रोम्बिक सल्फर को एक कटोरी में लिया, एक कटोरी में रोम्बिक सल्फर को लिया, उसे गर्म किया। ठीक है, अब उसके बाद उसे ठंडा करने लगे तो सबसे पहले क्रस्ट फॉर्म होगी ना, ऊपर की लेयर। क्यों बच्चों? यस सर। अब क्रस्ट जब फॉर्म हो गई तो उस क्रस्ट के अंदर हमने 2 छेद कर दिए, 2 छेद कर दिए। अब उसे हम टेढ़ा करेंगे
तो एक छेद से हवा जाएगी, दूसरे छेद से जो लिक्विड है वो निकलकर बाहर निकल जाएगा ना। यस सर। तो क्या होगा, 2 होल कर दिए क्रस्ट में और उसको लिक्विड को पोर कर दिया, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा, रिमेनिंग पार्ट जो उसमें कटोरी में बच गया, उसके निडल शेप्ड क्रिस्टल होंगे और वो किसके होंगे, बीटा सल्फर के होंगे। बात समझ में आ गई नहीं? यस सर। ठीक है सर, ये रोल सल्फर क्या होता है? रोल सल्फर यार मतलब एक तरह से सल्फर को हमने गर्म किया है, ठीक है। अब ये गर्म करके होगा क्या, तो बच्चों सल्फर जो है ना थोड़ा सा प्लास्टिसिटी शो करता है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे, जैसे अगर हम प्लास्टिक को गर्म करें तो एकदम मेल्ट हो जाती है, पहले मोल्ड होती है उसके बाद मेल्ट होती है। तो पहले उसमें डिफॉर्मेशन शुरू होते हैं, तो जो डिफॉर्म थोड़ी सी वो हो गई ना, लचीली हो गई, उसको रोल सल्फर बोलते हैं। ओके सर, ठीक है। इसमें याद क्या करना है जो आपने ये सब लिखा है? बच्चों ये कहानी याद करनी है। जैसे हम मोनोक्लिनिक सल्फर को कैसे बनाते हैं, क्रस्ट में 2 छेद करा, उसमें से लिक्विड पोर कर दिया, जो निडल शेप्ड क्रिस्टल बनेंगे वो बीटा सल्फर के होंगे। तो सर फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सर वो फिर रेंज में आएगा? क्या बच्चे? इसका जो फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रेंज में दिया जाएगा? बच्चों रेंज में तो आएगा, लेकिन अगर मैं प्योर रोम्बिक सल्फर लूं तो उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर लूं तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, तो इसलिए वो प्लास्टिक सल्फर कहलाता है। ठीक है बच्चे। S6 S8 का S6 और S8 का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट भी याद करना है बच्चे। बस पूरा एग्जैक्ट याद ना रह पाए तो बस इतना याद रखना, अल्फा सल्फर का कम होता है, बीटा सल्फर का ज्यादा होता है। चलो हाँ बच्चों, अब ये समझना, इसका S8 का जो स्ट्रक्चर है क्राउन टाइप का है, 4 नीचे पैर और उसमें ऊपर। अब जैसे मैंने अपने हाथ का स्ट्रक्चर बनाया, देखना, एक सल्फर यहां पर, दूसरा एक सल्फर यहां है, एक यहां, एक यहां, तो एक बेंट बन गया, इधर को दूसरा बन गया, इधर को तीसरा बन गया और इधर को फिर 4th बन जाएगा। तो ये क्राउन बन गया ना एक तरह का। ठीक है भाई, एक वी, दूसरा वी, तीसरा वी और चौथा वी, 4 वी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाएं तो, या 2 W कनेक्ट कर दिए जाएं तो हमें नीचे 4 पैर मिल जाएंगे और 4 पैर ऊपर में, 4 वर्टिसेस ऊपर मिलेंगी। तो इसको बच्चों क्राउन स्ट्रक्चर कहते हैं, क्राउन स्ट्रक्चर। अगर S6 है तो इसका फॉर्म कौन सी है, चेयर फॉर्म। क्लियर है बच्चों? अच्छा, तो बोथ दोनों की अगर हम बात करें, चाहे मोनोक्लिनिक सल्फर हो या रोम्बिक सल्फर हो, उसमें अंतर किस बात का है, टाइप ऑफ पैकिंग का। मोनोक्लिनिक सल्फर में मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है, रोम्बिक सल्फर में रोम्बोइड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो क्रिस्टल के पैकिंग का फर्क है, लेकिन दोनों किस तरह के होते हैं, एसिड मॉलिक्यूल के होते हैं और उनमें डिफरेंट टाइप का पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर एसिड है तो इनका पकड़ क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, अगर S6 है तो ये कैसे होंगे, हमारे चेयर फॉर्म में रहते हैं। कुछ बच्चों एक चीज और समझ लो, अगर मैं ग्रुप 16 की बात करता हूं तो ग्रुप 16 में सल्फर जो है इसके का कैटिनेशन हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कैटिनेशन मींस लॉन्ग चेन फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। और यहां पर हम क्या चीज देख रहे हैं कि सल्फर के कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जहां पर S6 से लेकर S20 तक के सल्फर एटम रिंग या चेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब S6 का चेयर फॉर्म होती है, ये दोनों हमने देख लिया। हाँ कुछ पूछना था बच्चे? इन दोनों स्ट्रक्चर में से स्टेबल कौन सा ज्यादा होता है? क्राउन स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर क्राउन स्ट्रक्चर है। कॉमनली जब भी हम कोई रिएक्शन लिखेंगे तब S8 के साथ लिखेंगे। सर इस ग्रुप में कैटिनेशन कौन कौन दिखाता है? क्या बच्चे? सर इस ग्रुप में कैटिनेशन कौन कौन दिखाता है?
बच्चे हाईएस्ट कैटिनेशन पूछा जाता है, कैटिनेशन कौन कौन दिखाता है उससे कोई मतलब नहीं है। कैटिनेशन बच्चों नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है? क्यों मेटल आराम से मेटेलिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं बहुत लंबी चेन? मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड होते हैं नहीं? तो वहां पर कैटिनेशन नहीं होगा? हो सकता है नहीं बच्चे, नहीं होगा। कैटिनेशन कहां पर देखते हैं? जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा या वीक हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी, ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम पर पहुंच जाए, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा, कैटिनेशन होगा या नहीं? बहुत लंबी चेन बना पाएगा या नहीं? वीक चेन बनेगी, टूट जाएगी, तो कैटिनेशन कम होगा। ऑक्सीजन में होता नहीं है, O2 या O3 बनाता है, मैक्सिमम 3 एटम एक लाइन में जोड़ रहे हैं। सल्फर हाईएस्ट कैटिनेशन शो कर रहा है। समझ में आ गई बात? सर तो ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा किसका होता है? फास्फोरस का। ठीक है सर। पॉलीफॉस्फाइड बनाते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर क्या है? हमने मोल्टेन सल्फर को अचानक से पानी में डाल दिया, मोल्टेन सल्फर को पानी में डाल दिया, क्या होगा बच्चों? अचानक एकदम से ठंडा हो जाएगा, तो कोई सी चेन बड़ी बनेगी, कोई छोटी बनेगी, तो अलग अलग चेन लेंथ बनेंगी ना, कि मॉलिक्यूल बन जाएंगे सल्फर के। बच्चों अगर मैं सल्फर को, मोल्टेन सल्फर को पानी में डाल दूं जिसमें वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सल्फर किस में डिसॉल्व हो रहा है? कार्बन डाइसल्फाइड में, CS2 में। यस सर। तो कार्बन, अगर मैंने सल्फर को मेल्ट किया और अचानक से पानी में डाल दिया, तो एकदम से वो सॉलिडिफाई होने लगेगा, हो जाएगा। सॉलिडिफाई होगा तो सॉलिड में कोई सी कार्बन सल्फर चेन छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, अलग अलग साइज की चेन लेंथ बन जाएंगी ना सल्फर की। तो अलग अलग साइज की चेन लेंथ है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा, तो वेरिएशन आएगा। तो कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट ना होकर क्या होगा? वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होगा। एक रेंज होगी, एक रेंज में जाकर मेल्ट होगा। और ये क्या, कौन सा शो करेगा? प्लास्टिसिटी शो करेगा या नहीं? ठीक है। और अगर इसे हम कुछ समय के लिए रख दें तो धीरे धीरे वो स्लोली वो उसमें मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बनेंगे, कुछ टूटेंगे, कुछ बनेंगे, और ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्लोली एंड स्टेडीली रोम्बिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैसा होता है? ब्रिटल होता है। ठीक है। चलो अब इफेक्ट ऑफ हीटिंग क्या होता है? एसिड को मेल्ट किया एक एट 160 डिग्री सेल्सियस, कुछ एसिड रिंग क्या हो रही हैं? ब्रेक हो जा रही हैं, क्राउन स्ट्रक्चर टूट रहे हैं। तो अब इसके बाद अगर ये टूट रहे हैं तो ये जो डाई रेडिकल बने, बच्चों जरा देखना, मेरे पास ये था स्ट्रक्चर, अगर मैं कहीं से भी चेन तोड़ दूं ये बन जाएगा। यस सर। अब यहां पर भी होमोलिटिक फिशन होगा तो डाई रेडिकल बनेंगे। अगर डाई रेडिकल के पास और कोई चेन आ जाए तो उसके साथ और लॉन्ग चेन बनाने लगेंगे या नहीं? तो डाई रेडिकल फॉर्म पॉलीमराइज टू फॉर्म लॉन्ग चेन। क्लियर है? अब इसकी विस्कोसिटी पर क्या फर्क पड़ता है? इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट विस्कोसिटी पर क्या आ रहा है देखना। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जब 160 विस्कोसिटी स्टार्ट टू इंक्रीज एट 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री पर इसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहां पर लॉन्ग चेन फॉर्म हो गई होंगी। क्यों बच्चों? यस सर। और लॉन्ग चेन बन गई तो वो एक दूसरे से उलझेंगी, फ्लो करने में दिक्कत आएगी। फर्दर विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है जब इसे 400 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल कर रहे हैं, तब तक इंक्रीज हो रही है। एंड देन विस्कोसिटी डिक्रीजेस, उसके बाद 400 डिग्री के बाद इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। कम क्यों हो रही है? जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड फर्दर, इसकी लॉन्ग चेन के बॉन्ड क्या होने शुरू हो जाएंगे? रप्चर होने शुरू हो जाएंगे। तो छोटी चेन बन जाएंगी, और छोटी चेन बनेंगी तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो शॉर्टर चेन एंड रिंग फॉर्म होती है किस पर? और टेम्परेचर बढ़ाने पर।
और यहाँ पर ये वेपर फेज में पहुंच जाता है और क्या बना लेता है, S2 मॉलिक्यूल बनाता है। और O2 डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। तो सिमिलरली S2 सेम ग्रुप एलिमेंट, सेम ग्रुप का है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक ही होगा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यस सर। तो S2 भी क्या हो जाता है, वेपर फेज में पैरामैग्नेटिक हो जाता है। उससे पहले ये कैसा रहता है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, विस्कोसिटी डिक्रीज की बात एक बार बताना दोबारा। बच्चे बॉन्ड तोड़ दिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ, आप इधर उधर आसानी से भाग सकते हैं ना। यस सर। तो फ्लो करने में दिक्कत होगी या मुश्किल आएगी? आराम से फ्लो आराम से करेंगे तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? व्हाट इज विस्कोसिटी? रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, यही तो होता है। लिक्विड के फ्लो में कोई रेजिस्टेंस होता है, उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो जब बॉन्ड रप्चर हो गए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए, तो क्या हो गया, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। और टेम्परेचर की वजह से? हाँ भाई एक बात बता, अगर किसी को तोड़ना है तो हीट तो देनी पड़ेगी ना। यस सर। तो बस नेक्स्ट। सर तो पहले इंक्रीज करके फिर डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्या चीज बच्चे? पहले तो इंक्रीज ये हो रही थी ना, डायरेडिकल बन रहे थे, वो आपस में जुड़कर और लंबी चेन बनाना शुरू कर रहे थे। आंसर एक बार ठीक है सर, आंसर वो डायरेडिकल वाला चीज फिर से समझा दो। अच्छा, डायरेडिकल में तो बच्चे एक सीधी सी बात है ना, देख यहाँ पर रेडिकल बने, ये टूटी थी, तो और चेन, दूसरी चेन इसके पास में आई, डायरेडिकल चेन, वो आपस में मिलकर लॉन्ग चेन बनाने लगेंगे ना। ठीक है सर। अच्छा, डायरेडिकल जो बनेंगे वो तो अनस्टेबल है, वो दूसरे से जुड़कर लॉन्ग चेन बनाने लगे, लॉन्ग चेन बनने लगी, इसकी विस्कोसिटी बढ़ने लगी। ठीक है सर। अच्छा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, सल्फर के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ, ऑक्सीजन के किसके साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा। देखना SO2 और SO3 बनता है या नहीं, ये दोनों गैसेस बनती हैं या नहीं? यस। तो हमें मेनली कौन मिल रहे हैं, EO2 और EO3 टाइप ऑक्साइड बनते हैं मेनली ऑक्साइड कौन से बन रहे हैं, EO एंड EO2 टाइप ऑक्साइड बन रहे हैं। यस सर। अच्छा, तो SO2 SO3, SeO2 SeO3, TeO2 TeO3 और PbO2। बच्चों यहाँ पर यार ये सर ये पीबी नहीं होना चाहिए ना, पीबी नहीं होना चाहिए, कार्बन फैमिली कहाँ पहुंचे, POO2 POO। सर ऑक्सीजन खुद के साथ भी तो रिएक्ट करता है। किसके? ऑक्सीजन खुद के साथ भी तो रिएक्ट करता है। तो ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन खुद के साथ रिएक्ट करेगा, तो डिपेंड करता है, मतलब ऑक्सीजन भी बना सकता है और ओजोन बनाता है, जैसे पीछे सीखा था हमने। अरे ऑक्सीजन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन का मतलब है O2 या O3? O2। यार बहुत समझदार हो तुम लोग तो। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज एलिमेंट है बच्चों, ये ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्शन है बच्चों। व्हाट इज एलिमेंट? जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम हो। तो या O2 हो या O3 हो, बात तो एक ही है, दोनों एलिमेंटल फॉर्म है या नहीं? लेकिन O3 तो हमें मिलता नहीं है, अनस्टेबल है, तो रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, O2 के साथ। O2। ठीक है, अब O2 की O2 के साथ रिएक्शन करा लोगे, तो इसलिए हमने O2 के साथ रिएक्शन नहीं की। ठीक है, तो EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, उसके अलावा कुछ बन रहे हैं EO टाइप के ऑक्साइड, जैसे TeO, PbO और SO। सल्फर कुछ और ऑक्साइड बना रहा है, S2O3 और S2O7। सल्फर कौन कौन से और बना रहा है बच्चों, S2O3 और S2O7। सर ये एलिमेंट वाली बात समझ नहीं आया, O2 को एलिमेंट कैसे बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अरे यार 11th क्लास का ना फर्स्ट चैप्टर देखना, उसमें एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी है। एनी सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट इज नोन, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज नोन एज एलिमेंट। हाँ सर वो तो समझ गए, बट
क्या कहना चाह रहे थे आप इस? मैं ये कहना चाह रहा था बच्चों, तुम में से किसी ने कहा था कि सर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन तो बना ही नहीं पा रहा है ना, अनस्टेबल है, तो उसको तो स्पेशल कंडीशंस में बनाना पड़ रहा है। हाँ सर, मतलब इसमें हम बस उसका ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड है उसकी रिएक्टिविटी उसे देख रहे हैं। ऑक्सीजन की अलग एलिमेंट के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, सल्फर के साथ, सेलेनियम के साथ, टेल्यूनियम, पोलोनियम, इनके साथ रिएक्शन देख रहे हैं बच्चे। ग्रुप 16 के रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन के साथ H2O, H2S, H2Se, H2Te हाइड्राइड फॉर्म होंगे, सॉरी ऑक्साइड फॉर्म होंगे, वो हाइड्रोजन के आइड्स फॉर्म होंगे। हाइड्रोजन का ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड, टेलुराइड। जनरली हमें हाइड्राइड कह देते हैं, लेकिन ये हाइड्राइड आईडी नहीं होते क्योंकि H- होना चाहिए, लेकिन कहा जाता है। अगर हाइड्रोजन में पढ़ोगे तो वहां पर टाइप ऑफ हाइड्राइड में क्लासिफाई किया गया है। तो अगर हम एलिमेंट को, किसी ग्रुप 16 एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो EH2 टाइप के कंपाउंड फॉर्म होते हैं। EH2। अब H2O में तो H बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जगह वजह से इसका बिहेवियर कैसा होगा, नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। देखो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। यस सर। बाकी सबका देखो H2S कम, H2Se मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, फर्दर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो यहां से यहां तक बढ़ रहा है, लेकिन H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। सर तो हाँ बच्चे, ये आपका पानी H2O से मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? अब वो मतलब पानी की फॉर्म से क्या फेंक देगा? अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं होगी वाटर मॉलिक्यूल्स में? यस सर। और वाटर मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये दूर दूर रहेंगे, चिपक कर बैठेंगे। सर दूर दूर रहे। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दूर रहेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। यार कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। HOH इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या नहीं? यस सर। तो ये एक दूसरे को एसोसिएट करके रखते हैं, अलग अलग दूर भगाते हैं एक दूसरे को? एसोसिएट करके। अब सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए या नहीं? यस सर। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा या नहीं? होगा सर। बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या नहीं? यस सर। तो देखो दोनों केस में इन बाकी सारे हाइड्राइड से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ H2O से H2Te तक रेगुलरली बढ़ती जाएगी। ये तो रेगुलर ट्रेंड है ना? यस सर। अच्छा, बॉन्ड एंगल ड्रैगोज रूल लग जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा इसलिए डिक्रीज करता जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर्म करना मुश्किल होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होती जाएगी। तो ये मोर नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव, और ये पॉजिटिव की तरफ मूव करती जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ऑब्वियसली बॉन्ड छोटा है तो इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, 463, 347, 276, 238। उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मतलब इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। डिसोसिएशन कांस्टेंट बच्चों, डिग्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है ना H+ आयन और OH आयन में। यस सर। तो ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा K आ जाएगा ना? यस सर। K की वैल्यू अलग अलग होगी सभी के लिए। अब बच्चों जरा बताना, H2O आसानी से H+ आयन देगा या H2S आसानी से H+ आयन देगा? H2S। H2S, तो H2S आसानी से H+।
H2S आसानी से एनाइन देगा, वो कैटायन एनाइन देगा, तो उसमें आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो इस साइड में देखो वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यस। चलो नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी। वाटर की डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कौन से रिएक्शन के हैं? अरे कोई रिएक्शन के नहीं है बच्चे, नहीं मतलब वो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के हैं सर? अभी बता रहा हूँ, कहीं खाली जगह दिख जाए मुझे। सर यही लिख दो नीचे। चल मैं अभी लिख देता हूँ बच्चे। सर हम वाटर का KW तो 10 की पावर -15 लेके चलते थे ना? KW या KA? KW। तो KA क्या होगा? देखो H2O H प्लस OH आयन में टूटेगा ना। इसके लिए K क्या हो जाएगा? H आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन अपॉन H2O की कंसंट्रेशन। अच्छा, अब H आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट तो 10 टू द पावर -14 होता है ना। और H2O की कंसंट्रेशन 55.55 होती है या नहीं? प्योर वाटर की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। यस सर। मतलब प्योर वाटर की मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर होती है 1000/18, दैट इज 55.56। तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 टू द पावर -14 अपॉन 1000 इंटू 18 लिख सकता हूं इसको, नहीं? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 आएगा या नहीं? यस सर। देखो पहले क्या लिखा है मैंने, क्या वैल्यू लिखी है? समझ में आ गया क्यों आया ये ऐसा? अब मतलब ये सारे उसकी है जब एक हाइड्रोजन निकल चुका है सब में से। हाँ, H2S भी ये टूटेगा, H2S will dissociate ठीक है सर, to समझ गया मैं, H बस यही plus पूछना था। SH माइनस। यस। अब ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी देखें तो बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट ऑर्डर वोलेटिलिटी का हो जाएगा। सर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट याद थोड़ा करना है। नहीं बच्चे, कांस्टेंट की वैल्यू याद नहीं करनी है, बस हमें ऑर्डर याद रखना है। देखो डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? वीक होती जा रही है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मींस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। बढ़ जाएगी, ठीक है। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो H आयन कंसंट्रेशन भी फर्क आएगी, पीएच में भी वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए H2S और H2O में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो कौन है? H2O। H2O ज्यादा एसिडिक है। अरे बेटा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है ना H2S का। यस सर। तो अगर H2S का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है तो ये ज्यादा एसिडिक भी तो होगा, ज्यादा टूटेगा। यस सर। ओके सर। ठीक है। वोलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट का अपोजिट होता है, प्रीवियस उसमें ग्रुप 15 में हमने पढ़ा था। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है उसका अपोजिट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप, बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी सर। देखो H2O से H2Te तक स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने ऊपर देख लिया। ऑर्डर ऑफ के वैल्यू भी लिखी हुई है यहाँ पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा हुआ है। इसका और बताना इनमें रिड्यूसिंग नेचर क्या होगी डाउन द ग्रुप? इंक्रीज करेगा। जो हमने ग्रुप 15 में ट्रेंड देखा था वही ट्रेंड यहाँ पर है। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। बच्चों ये ऐड कर लेना। क्या बच्चे? प्रिया वॉइस लैग हो रही है। प्रिया बच्चे हो सकता है आपकी तरफ से ना कनेक्शन इशू हो।
नहीं सर हो रही थी। सबके में आ रहा है सबके में आ सर। रहा है। आपका यस माइक सर, आपका माइक आपका कॉलर आपके माइक से। टाइम हो गया थोड़ा सा ब्रेक में चला था। अब ठीक है। यस सर। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाएगी। यस तो ये एक ट्रेंड और ऐड कर लेना, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। क्लियर है बच्चों? सर एक मिनट स्लाइड लगा दो। सर एक मिनट नोट कर रहे थे। हाँ बच्चे, हो गया सर। आगरा वालों बच्चों या तो बात बंद करो या माइक बंद करो। हाँ, अब बात कर रहे हैं बच्चों हेलोजन के साथ रिएक्शन। हेलोजन के साथ हैलाइड फॉर्म करेंगे, और ये 3 तरह के मेनली हैलाइड फॉर्म करते हैं। देखना बच्चों, ये तो हमने देखे ना SF6 और SF4 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे बच्चों इनके स्ट्रक्चर। तो देखो, अगर मैं सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को E से रिप्रेजेंट करूं और हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करूं, तो EX6 और EX4 टाइप के 2 तरह के हैलाइड बना रहे हैं। यस सर। और एक S2Cl2 भी बनता है बच्चों, S2Cl2। तो ये क्या बना रहा है? EX टाइप का बच्चों, S2Cl2 है, EX टाइप का बना रहा है। और बच्चों एक ये EX2 टाइप का भी बनाता है। ठीक है? तो ये सबसे कम मिलेगा, मतलब इसके मिलने के, EX2 के मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो हमें 3 तरह के मेनली मिल रहे हैं। ये तो कॉमन है, 2 वैलेंसी कम करते जा रहे हैं। तो EX6, EX4, EX2 टाइप के हैलाइड फॉर्म कर रहे हैं, 6 है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जितना छोटा होगा, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उतना ही हैलाइड, बड़ा हैलाइड बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर EX6 की बात करें तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर EX4 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। यस सर। ठीक। देखना बच्चों क्या लिखा है, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस इन नेचर। कोई भी हो हेक्साफ्लोराइड, वो कैसे हैं? गैसियस नेचर। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल। सर इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि सारे के सारे गैसियस होते हैं? क्या बच्चे? इसका कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि सारे के सारे गैसियस होते हैं? पोलर है या नॉन पोलर है? SF6 मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? SF6 सर नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है वो वीक होंगे। क्यों बच्चों? इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वीक होंगे या नहीं? यस सर, वीक हो गए। और अगर इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा? लो होगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट लो है तो वॉलेटिलिटी हाई। और अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो गैसियस फेज में रहना पसंद करेंगे आसानी से। दिस इज द रीजन। SF6 के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शनली स्टेबल है, स्टेरिक फैक्टर्स है। बस ये इतना ही है, मतलब कौन से स्टेरिक फैक्टर है उसके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है, बस ये पता है हमें SF6 जो है एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। ठीक है? बाकी ये सारी कहानी ऐसी वही है, कोई बहुत ज्यादा काम की नहीं है। एक बार गो थ्रू हो जाना, पढ़ लेना। जो काम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा नहीं, लेकिन ये बस फैक्ट है, चूंकि NCERT के हैं इसलिए मेंशन कर दिए हैं जिसने भी करे। तो सर नोट्स में ना लिखे? अच्छा, नोट्स में इस वाले फैक्ट की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो, स्ट्रक्चर लिख सकते हो। ठीक है?
केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर Yes. आता है। बच्चों ये वाली रिएक्शन हमारे बहुत काम की है। सेलेनियम मोनोक्लोराइड क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है SeCl4 और Fe में, ठीक है। सर हाँ बच्चे, सर पी ब्लॉक में डाउट आ रहा था, मतलब एक प्रॉब्लम आ रही थी बार बार। क्या सर एक तो स्कूल भी खुले हुए हैं और सर ये जो पीपीटी आती है तो वो नोट करने का टाइम नहीं मिलता। एनसीईआरटी और मॉड्यूल से तो पढ़ लेते हैं लेकिन नोट्स रिवाइज नहीं हो पा रहे इस वजह से, क्योंकि हार्ड कॉपी नहीं होती। तो सर वो आप जो बोर्ड पे लिखते हैं अपने हाथ से वो तो साथ के साथ लिख लेते हैं, लेकिन गेट में लिखने का टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि डीपीपी भी करनी होती है। हाँ सर, प्रॉब्लम तो आ रही है सर, ये वाली। आएगी बच्चों, प्रॉब्लम आएगी। सर ये बात अगर तो इस एनसीईआरटी और मॉड्यूल से पढ़ लिया तो वो सफिशिएंट है? बच्चों ऐसा है ना, देखो उसका एक तरीका है, एक बार में आप सारी चीजें तो नहीं कवर कर पा रहे हो ना, यस सर। तो सेकंड गो में दूसरी चीज से ट्राई कर लेना। मतलब अभी कोई दो चीज लेकर चलो, बाद में कोई दूसरी दो चीज ले लेना। ऑब्जेक्टिव क्लियर एक ही है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। यस सर। ठीक है, तो मेरा टारगेट बस ये है कि आपको जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं सारे चीज समझा रहा हूँ, इसीलिए मेरा क्लास का जो टाइम है वो टीचिंग का कम डिस्कशन का ज्यादा होता है, क्योंकि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो। मतलब सब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं। बच्चे जब आप इंटरेक्ट करना शुरू करते हो तो आपके दिमाग में जो भी डाउट आया साथ के साथ कवर हो रहा है। अब वो हो सकता है आपके दिमाग में के अलावा किसी और के दिमाग में भी आया, आपने पहले पूछ लिया, उसका तो डाउट खत्म हो गया ना। हाँ सर। तो इससे बस आपको एक फायदा जो सबसे बड़ा मिल रहा है वो ये है कि आपके दिमाग में ना ये सारे कंसेप्ट कैसे हो रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं। थोड़ा मेरे पास टाइम और ज्यादा होता, और ज्यादा का मतलब है क्योंकि बच्चों आपके साथ भी एक लिमिटेशन है, मैं आपको क्लियर बताऊं, आपके साथ एक लिमिटेशन है, वो ये है कि आपका नेक्स्ट जो जेई एग्जाम है बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम भी आएंगे, तो हमारा प्राइमरी टारगेट ये है कि आपका सिलेबस जितना जल्दी हो उतना जल्दी कवर करा के आपको एक रिवीजन प्लान करवा दें। यस सर। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आप कुछ बच्चों का 11th में बहुत चीजें छूट गई थी, नहीं पढ़ी थी, या पढ़ी थी तो भूल गए हैं, या सही तरीके से नहीं पढ़ी थी। तो बच्चों वो चीजें भी आपके लिए जरूरी है ना। हम 12th बहुत अच्छा करके चले गए तो थोड़ा सा आपको पेन तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा जब 11th। कुछ बच्चों का खासतौर से ऑर्गेनिक में हार्ट टाइट है। आई थिंक क्लास में 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनका ऑर्गेनिक में हार्ट बहुत टाइट है। यस सर। मतलब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, तो शायद ये कहोगे इनऑर्गेनिक अच्छी है, ऑर्गेनिक खराब है। ऐसा नहीं है सर, कुछ भी। कुछ बच्चे में मैंने ये क्या कहा, 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऑर्गेनिक खराब है। ये सारे नहीं कह रहा हूं मैं, उसमें मैक्सिमम वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने 11th का या तो चीज सही तरीके से नहीं प्रिपेयर की थी, या प्रिपेयर ही नहीं की थी, या जीओसी सही से तैयार नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो बस एज ए टीचर मेरा रोल तो ये है ना कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें सप्लाई कर पाऊं, डिलीवर कर पाऊं, वो चीजें जो मेरे दिमाग में है। अब सोचो मेरा लेक्चर अभी 7:15 तक चलना है, और 7:15 तक मेरे दिमाग में कोई इनऑर्गेनिक पैदा थोड़ी हो रही है, बस जो फीड है वही चल रही है। अब बस इन्हें लिखा होने से, पीपीटी से मुझे इस बात का फायदा है कि मुझे सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ रही। अदरवाइज बच्चों फाइट तो बहुत है। यस सर, तो अभी एक रिक्वेस्ट है, आप अभी ब्रेक पे जाओगे तो जो भी आपने स्लाइड दिखाई है तो एक बार दिखा देना, हम उसकी फोटो खींच लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो अभी ब्रेक में लिख लेंगे जितना भी होगा। हाँ हाँ बच्चे, ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। भी थोड़े जल्दी डलवा दीजिएगा। क्या कर दें बच्चे? नोट जल्दी अपलोड करवा दीजिए। बच्चे एक्चुअली अपलोड कराने का दो इशू आते हैं। अगर मेरी क्लास के बाद कोई क्लास है तो दूसरी क्लास के बीच में ना मुझे टाइम नहीं मिलता यहाँ से अपने बोर्ड से चीजें अपने पेन ड्राइव में या पोर्टल पर डालने का, तो वो नेक्स्ट डे हो पाता है।
और अगर मेरी लास्ट क्लास है तो पूरे स्टाफ को जाना होता है, वो सेटअप बंद करते हैं, उसमें भी टाइम लगता है, तो वो थोड़ा जल्दी करते हैं। तो अगर किसी दिन ऐसा होता है तो मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी आपको भेज दूं। सर नेक्स्ट डे होता है तो थोड़ा रिवीजन में प्रॉब्लम आती है क्लास के में। चलो बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो जाएगा, अगर सेम डे हो जाएगा तो मैं उस दिन साथ के साथ आपका करवा दूं। ठीक है बच्चों? थैंक यू सर। ओके बच्चों, ओके। सर हाँ सर, आपसे एक बात पूछनी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट कैसे बनाए सर? उसका तो बच्चों एक तरीका है। बच्चों शॉर्ट नोट तो आपके पास ऑलरेडी है बच्चों। अभी मुझे याद आ गया, चलो मैं ब्रेक ही कर देता हूँ। पहले जिसको जो बात करनी, मतलब ब्रेक लेना है वो ब्रेक ले लो, और जिसको 2-4-5 मिनट मुझसे बात करनी है वो बात कर लो, और जिसको कॉपी करना है वो कॉपी कर लो इसको। सर आप स्लाइड्स दिखा दीजिए सल्फर वाली। अच्छा, ये वाली। सर एक बार वोलेटिलिटी का सर मतलब आप बता देंगे एक बार? बच्चे एक वोलेटिलिटी का मतलब है वाष्पीकरण। सर इंग्लिश में? बच्चे कितनी तेजी से इवापोरेट कोई हो सकती है वो चीज। ठीक है सर। ठीक है, ये है मतलब इसका। बच्चों 1 मिनट होल्ड करो, मैं जरा उसके बारे में कल की एक क्लास के बारे में बात कर लेता हूँ। सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड भी लगा दीजिए।
सर हमारी क्लास है फिर कल? बच्चे अभी बस 5 मिनट में कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है? मैंने कॉल कर दिया है, 5 मिनट में कंफर्मेशन आ जाएगा। मैक्सिमम मतलब चांसेस है मिल जाएगी तुम्हें कल क्लास। सर आपने शॉर्ट नोट्स का नहीं बताया। किसका बच्चे? सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? क्या चीज कैसे बनाए बच्चे? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट, अच्छा बच्चे शॉर्ट नोट्स के लिए तुम्हें ध्यान है पकड़? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पकड़ एसिड? पकड़ का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा बच्चे। गुंजन, पकड़ का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है बच्चे। शॉर्ट, अगर तुम्हें ध्यान हो, मैंने ऑर्गेनिक जब शुरू करी थी तो एक लेक्चर में मैंने तुम्हें यह बताया था कि हमें सीक्वेंसिंग क्या फॉलो करनी है। ध्यान है बच्चे? यस सर। बस उस सीक्वेंसिंग को फॉलो करते हुए अपने नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट, ठीक है? और सर अगर प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत है? यार एक काम करो, या तो कल मैं खुद ही पेपर पर लिख कर ना तुम्हें कुछ चीजें ना टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, या कल मुझे ध्यान दिला देना। अगर मैं कर नहीं पाया, कल नहीं कर पाया, तो मैं कल नहीं तो परसों में तुम्हें डेफिनेटली हेलो एल्केन के शॉर्ट नोट दे दूंगा तुम्हें, मतलब हैंड रिटेन अपने, मतलब या तो मैं क्लास में नोट करवा दूं या लिखकर तुम्हें टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। यस सर। ठीक है, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, एक काम करूंगा, और उसके बाद डिस्कस कर लूंगा कैसे मैंने उनको तुम्हें रिवाइज करने के लिए प्लान तैयार कर दिया है, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके सर। चलो कल मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगा। और अगर कल नहीं मिला, साल्ट पीटर, कैन यू से अबाउट साल्ट पीटर? क्या बताऊं बच्चे, साल्ट पीटर के बारे में क्या बताऊं आयुष? सर ये वर्ड था वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, यानी कि उसमें अच्छा NaNO3 के बारे में कह दिया कि ये सॉल्ट पीटर है, पर ये क्या होता है? अच्छा, उसका अभी नाम दे दिया अभी यानी कि वैसे ही क्या है? अभी 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 हमने वो शुरू करा था एपेटाइट फैमिली। यस सर। तो उन्हें एपेटाइट, कैल्शियम के फॉस्फेट्स एंड डिफरेंट टाइप के, उनको एपेटाइट कैटेगरी में रखा गया ना। यस सर। तो वैसे वैसे ही इसको यहाँ पे रखा। हाँ बच्चों, याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ सॉल्ट पीटर को। नोट कर लिया बच्चों ये? चलो देखना बच्चों, NaNO3 और एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ अब बच्चों ये दो है हमारे पास, NaNO3 और KNO3। NaNO3 को बच्चों बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, KNO3 को बोलते हैं बच्चों इंडियन सॉल्ट पीटर। बच्चों ये कॉमन नेम है। अब इसमें कौन सा चिली है सॉल्ट पीटर है, कौन सा इंडियन सॉल्ट पीटर है, इसे याद रखने का तरीका बता देता हूं। चिली में क्या है, ची है या छी है, और सॉल्ट में क्या है, ना है, तो क्या हो गया, चाइना हो गया। बच्चों एक सेकंड। यस सर। हेलो, हाँ हरीश भाई।
नहीं अभी मेरी दो क्लास कंसेक्यूटिव है, बैक टू बैक है, तो मैं कुछ है बच्चे उनसे पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं एंड करनी थी, नहीं मैंने एंड नहीं करी है, कंटिन्यू चल ही रही है। एंड करके ज्वाइन कराऊं? बच्चों क्लास एंड कर लो, दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है? नए लिंक पे? हाँ बच्चों लिंक दोबारा दूंगा मैं। ठीक है सर।